इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके सामने आया है। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7951, जिसमें से जूनियर इंजीनियर के लिए है 7934 वैकेंसी। इससे पहले यह वैकेंसी 2019 में आई थी। इसका मतलब करीब करीब आधा दशक बीत चुका है। तो आप में से जितने लोग पहली बार इस फॉर्म को भरने वाले हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन समझना थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि आरआरबी के नोटिफिकेशंस वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसकी लेंथ है 74 पेजेस की। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आज हम आपके सामने इस वीडियो में आए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंगरौल एंड वेलकम टू द आरोहन एकेडमी। हर बार की तरह इस बार भी हम आरआरबी जेई की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं। आपको वो सभी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है हमारे ऐप पे, आरोहन एकेडमी के ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और साथ ही आरआरबी जेई का फ्री टेस्ट सीबीटी 1 के चारों सब्जेक्ट की फ्री टेस्ट आज की डेट में अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चीजें देख सकते हैं। हमारे सामने है आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 03/2024। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। इतने पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसमें मैक्सिमम पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है ये सारे नंबर ऑफ पोस्ट देख करके। तो चलिए, सबसे पहले जो जरूरी चीजें हमारे सामने हैं वो है डेट्स की। तो कब से आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो? तो इसका एप्लीकेशन आपका शुरू हो रहा है 30 जुलाई 2024 से। लास्ट डेट कब रहेगी सबमिशन की एप्लीकेशन की? ये रहेगी 29 अगस्त 2024 रात को 11:59 PM तक। और इस डेट के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो इसके मॉडिफिकेशन के लिए जो करेक्शन विंडो मिलेगा आपको एप्लीकेशन में करेक्शन करने के लिए, वो आपका रहेगा 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक रहेगा ये डेट। अब इसमें आपको मॉडिफिकेशन में क्या है कि जो क्रिएट एन अकाउंट वाला जो फॉर्म आप ओपन करोगे स्टार्टिंग में, और जो आरआरबी आपने चूज किया है, उन दोनों को आप नहीं चेंज कर पाएंगे। उसके अलावा आप चीजें चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक फी पे करना पड़ेगा। वो फी है 250 रुपीज का। आप जितनी बार चाहो उतनी बार अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो मॉडिफिकेशन, बट हर बार आपको ये 250 फीस देना पड़ेगा। एंड माइंड यू, ये नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी आपकी, नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है ये 250 का जो फीस रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप गलतियां ना करें। हमारे सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल में नंबर ऑफ पोस्ट का नाम दिया हुआ है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा। तो इसमें 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन के अंदर केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर और रिसर्च, तो ये पहला पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है हमारा जूनियर इंजीनियर का, जिसमें डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पोस्ट भी इंक्लूडेड है। इसमें पे लेवल की बात कर लेते हैं अपन। 7th पे कमीशन के अंदर, 7th पे कमीशन के अंदर जो पहला पोस्ट है हमारा केमिकल सुपरवाइजर का, वो लेवल 7 का रहने वाला है, जिसमें आपका इनिशियल पे 44,900 प्लस अलाउंसेज रहेंगे। उसी तरीके से जेई के लिए, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए जो पोस्ट का पे लेवल है 7th पे कमीशन में, वो है 6th लेवल का, और आपका इनिशियल पे 35,400 प्लस अलाउंसेज रहेंगे। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आगे चल के हम समझेंगे। अभी एज की बात करें तो ये 1 जनवरी 2025 को ये कट ऑफ डेट है। इस डेट पे ही आपका एज का कैलकुलेशन होगा, और एज दोनों ही पोस्ट के लिए आपका 18 से लेकर 36 साल तक का दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जनरली 33 साल तक का ही अलाउ करती है आरआरबी, बट इस बार क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक था और उसके बाद कोविड-19 के बाद जो है इसकी वैकेंसी नहीं आई थी, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में 2019 की जो वैकेंसी थी वो कंक्लूड हो गई थी 2019 के अंदर ही, और कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो 19 के एंड में दिसंबर से शुरू हुआ था। तो इस पेंडेमिक की वजह से जो है
3 इयर्स का स्पेशल एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ये वन टाइम है, सिर्फ एक ही बार दिया गया है इसको। इसके बाद आगे आने वाले वैकेंसीज में ये जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज किस में है सारे आरआरबी मिला करके, तो जो ये केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर आरआरबी में ही है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है इसके लिए। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट उसकी है 7934। ये आपके सारे आरआरबीज में मतलब पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग आरआरबीज जितने हैं रेलवे के पास उनके अंदर ये सारी रिक्रूटमेंट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसी तरीके से 7951 बन जाएगा। डिटेल वैकेंसी जो है वो इसका एक टेबल है हमारे पेज नंबर 45 पे, उसको हम अभी समझेंगे आगे बढ़ते हुए। और अगर आप चाहते हो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे हमने इसको अपलोड कर दिया है, आप इस पीडीएफ को वहां से डायरेक्टली ले सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे फ्री करंट अफेयर मिलेगा, तो आप जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हम फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं आरआरबी के लिए, ये आपको मिलेगा हमारे ऐप में, आप जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है तो कोई परेशानी वाली बात तो ऐसी है नहीं इसमें। अच्छा, ये जो भी पोस्ट है इनमें अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए टेबल हमको पेज नंबर 40 में दिया हुआ है, वो हम अभी आगे चल के रिफर करेंगे। मैं आपको अभी जनरल और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूं जो सभी के लिए अप्लाई करना रहेगा हमको और जिसका खास ध्यान रखना रहेगा। सबसे पहला जो सवाल है वो क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, तो ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपका कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो आपका एज रिलैक्सेशन का हो, चाहे किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 29/8/2024 तक आपके पास नहीं है तो वो सर्टिफिकेट जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास आपकी डिग्री का या फिर डिप्लोमा का फाइनल मार्कशीट या फिर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास 29/8 के पहले तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। एक और जरूरी चीज जो है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आरआरबी में ही अप्लाई करना है और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन ही अप्लाई करना है आपको। आप अलग अलग आरआरबी में जाकर के बहुत सारे एप्लीकेशन भरेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ एक आरआरबी चुनना है और एक ही एप्लीकेशन डालना है। अलग अलग जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उन सभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन डालना है। यहाँ अगला जो जरूरी पॉइंट आपको समझना है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा एजुकेशनल पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको अप्लाई करने के लिए एक एग्जाम ग्रुप चुनना पड़ेगा। ये एग्जाम ग्रुप इन्होंने अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन को, सिमिलर क्वालिफिकेशन को देख करके मैप किया है, तो वो एग्जाम ग्रुप आपको चुनना पड़ेगा। इसकी फर्दर डिटेल हम पेज नंबर 14 में समझेंगे, तो आप परेशान मत होइए। और कोई सवाल रहेगा आपका तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो एग्जाम के स्टेजेस हैं वो टोटल 4 स्टेजेस में होने वाला है, जिसमें आपका CBT 1 और CBT 2 रिटन एग्जाम रहेगा, जिसमें CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसको डिटेल में हम हमारे अगले वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम आपको RRB JEE का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बहुत डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। रेलवे की वैकेंसी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग दिनों में अलग अलग स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्क्स को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है आंसर देते समय। नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, वो भी रहेगी 1/3 की, मतलब 1 नंबर अगर प्लस है, हर क्वेश्चन में 1 नंबर अलॉट किया गया है और इसमें अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.33 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको इस बात का
ध्यान रखना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे ऐप में मिल जाएगा, जिससे आप पैटर्न समझ सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो समझ सकते हो। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम दे देंगे। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, और उसके अलावा हमारे ऐप पे आरआरबी जेई के लिए अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो प्लीज जाइए, एक बार चेकआउट करिए। और वहां पर एक बोनस आपके लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, तो फ्री टेस्ट दीजिए पहले जाकर के, उसके बाद डिसाइड करिए आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे इसका, तो आपका जो नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इन सारी चीज़ों को आपको आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। इसमें अगर आप गलती करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप चाहोगे तो हम एक हाउ टू अप्लाई वीडियो भी बना सकते हैं, जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। मगर ये बेसिक चीज है, पहली जरूरी चीज है कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही स्पेलिंग्स को और सारी डिटेल्स को फिल आउट करनी है, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम और फादर्स नेम के स्पेलिंग्स को जैसा आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही आपको करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रेफरेंसेस पूछेगा। प्रेफरेंसेस चुनते समय आपको पहली बात तो ध्यान रखना है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने चाहिए, उस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए। और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप अगर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करोगे, ऑप्ट नहीं करोगे यहाँ पर प्रेफरेंस में, तो उस पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। भले ही आप एलिजिबल हो, भले ही आप उतने मार्क्स ले आए हो जहां पर आपका उस पोस्ट में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपने अगर ऑप्ट नहीं किया है उसको, यहाँ पर प्रेफरेंसेस में सेलेक्ट नहीं किया है उस पोस्ट को, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर इसमें कुछ डाउट लगता है आपको, क्वेश्चन पूछिए हमसे कमेंट सेक्शन में, हम आपको जरूर इसका जवाब देंगे। एप्लीकेशन सबमिट करते समय या कुछ दिक्कत होती है, आपको टेक्निकल समस्या आती है, तो रेलवे का हेल्पलाइन की डिटेल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू। और इसमें ध्यान रखिए आप सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक वर्किंग डेज पे ही कांटेक्ट करिएगा, तो रेलवे की तरफ से ऑफिशियली हेल्प आपको मिल जाए। और नहीं मिली तो हमसे पूछिएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड का जो टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने बताया हुआ है, उसमें फिर किस तरीके की फिटनेस चाहिए विजन के हिसाब से और जनरल फिटनेस, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये जब आप अपना टेबल देखेंगे जहां पे पोस्ट पैरामीटर दिया हुआ है आगे चल के, तो उसमें हर एक पोस्ट के लिए बताएगा कि आपको किस तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना है। तो ये टेबल रेफर करने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फी जो है वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। हाँ जी, ये जरूर है कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि 500 की फीस यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। ये किसके लिए है? ये आपके जनरल कैंडिडेट के लिए है, सारे कैंडिडेट के लिए जो कि कैटेगरी में नहीं आते उन सभी के लिए है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जैसे ही CBT 1 में अपेयर होते हो तो आपको 400 रुपीज वापिस कर दिए जाएंगे आउट ऑफ 500, जिसमें से आपको वापस करते समय बैंक चार्जेस वगैरह जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन आपको बाकी पैसे वापस कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अननेसेसरली जो सीरियस नहीं है वो अप्लाई नहीं करेगा। तो 500 फीस जरूर है, बट इफेक्टिवली 100 रुपीज से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपको। इसी तरीके से हम कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको 250 रुपीज़ पे करके ये फॉर्म अप्लाई करना है, और ये जैसे ही CBT 1 में अपेयर होंगे तो इनको भी 250 रुपीज़ वापिस कर दिया जाएगा बैंक चार्जेस को डिडक्ट करके। और अगर आप CBT 1 में अपीयर नहीं होंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये जो टेबल है ये डिसिप्लिन मैपिंग टेबल है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी सब ब्रांच से हैं तो कौन सी जगह पे आप अप्लाई करेंगे। तो ये एग्जाम ग्रुप जो इन्होंने बांटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए इतने ब्रांचेज हैं जो एलिजिबल रहेंगे। तो आप इस टेबल को रिफर कर सकते हो। पेज नंबर 15 में ये टेबल आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया है और इसका किसी भी कॉम्बिनेशन है अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट के साथ में इलेक्ट्रिकल का, तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। सिविल और अलाइड के लिए भी ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल रहेंगी। यहाँ पे BSc भी है, जो सिविल इंजीनियरिंग से अगर BSc किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि JEE के लिए बेसिक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने डिप्लोमा बोला हुआ है, बट डिग्री होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के इन्होंने इस बात को मेंशन
की हुई है। यहाँ पर जो CMA ग्रुप के लिए है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगेगा। उसी तरीके से केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए आपका केमिकल टेक्नोलॉजी में से किसी, ये जो मेंशन्ड है ABC में जो मेंशन्ड है, इनमें से किसी एक में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, और उसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी एसेंशियल है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये ज़रूरी है आपको। उसी तरीके से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज जो है, कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज आपके लिए एसेंशियल है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मेटलर्जिकल एंड केमिकल सुपरवाइजर के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं DMS डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आगे चल के हम और टेबल में देखेंगे, बट इसके लिए आप किसी भी डिप्लोमा, किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किया है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और मान लीजिए आपका इनमें से कोई भी स्ट्रीम नहीं है, DMS के लिए अप्लाई किया है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, लेकिन आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो इस टेबल में मेंशन किसी भी ब्रांच में से नहीं है, तो आपको इनमें से एक एग्जाम ग्रुप चुनना होगा। एग्जाम देते समय आपसे ये भी पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाह रहे हो, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ में 13 और रीजनल लैंग्वेज भी रहेंगी जिसमें आप चुन सकते हो। तो जब आप एग्जाम के लिए अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो उस समय पे आप जिसने जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है वो लैंग्वेज दिखेगा, और साथ में आपको इंग्लिश दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपने अगर पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो पंजाबी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको इस बात को भी ध्यान देना है कि आपको कौन सा रीजनल लैंग्वेज चाहिए, नहीं चाहिए, वो आपको उसी समय डिसाइड करना है। ये हमारे सामने पोस्ट पैरामीटर का टेबल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, आपका लेवल पे दिया हुआ है, किस सैलरी का लेवल किस में रहेगा, डिपार्टमेंट मेंशन किया है, सब डिपार्टमेंट, और मेडिकल स्टैंडर्ड, हमने मेडिकल स्टैंडर्ड का भी एक टेबल देखा है। तो B1 का क्या मतलब होता है उस टेबल से रिफर कर सकते हैं। और अगर आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें जो आपका पे लेवल होगा वो 7th रहेगा, और आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल रहेगा, उसमें सब डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगा। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या क्या कंडीशन रहेगी, तो ये है। फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला हुआ है, केमिकल टेक्नोलॉजी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसमें फर्दर ये फील्ड एक्सेप्ट की जाएगी, पेट्रोलियम, पेंट्स एंड कोरेसिव प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, और कंप्यूटर लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट का बाइफर्केशन दिया है वहां पर भी दिख जाएगा, बट ये पोस्ट पैरामीटर आपको ओवरऑल आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो दिखाता है। एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी, तो आपका यहाँ पे 7th पे कमीशन में 6th लेवल का रहेगा सैलरी का स्ट्रक्चर। आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल रहेगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर देख सकते हैं आप, इसमें जो पोस्ट का नाम ये दिया हुआ है, देखिए इतने सारे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, बट इसमें सब में कुछ ना कुछ अलग है। तो ये डिपार्टमेंट तो इलेक्ट्रिकल ही रहेगा, बट इसका जो सब डिपार्टमेंट है वो अलग हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। उसी तरीके से जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा इसके लिए वो भी चेंज हो जाएगा। अब आपको B1 में क्या है, C1 में क्या है वो समझना है, तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड वाला जो टेबल है वो रिफर करना पड़ेगा। यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज में भी ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी से अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो, या एलिजिबल हैं तो। उसी तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में आपके मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो हमने मैपिंग देखा था, सब्जेक्ट का जो मैपिंग देखा था कि मैकेनिकल का सेक्शन में ये ब्रांचेज एलिजिबल हैं और इलेक्ट्रिकल के सेक्शन में ये ब्रांचेज एलिजिबल हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे इन सभी पोस्ट के लिए। उसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं सिविल के लिए, तो सिविल के लिए सिर्फ सिविल वाले ही अप्लाई कर पाएंगे और सिविल के जो सब ब्रांचेज है वो ही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल वाले जितने भी
जो वैकेंसीज रहेंगी उसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेटाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल के जो सब ब्रांचेज रहती हैं वो सब भी, और साथ में इलेक्ट्रिकल के भी ब्रांचेज, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है आपको अलग अलग पोस्ट के लिए। आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेबल आपको कहाँ मिलेगा, ये टेबल आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो पीडीएफ ऑफिशियल पीडीएफ है, या फिर आप रेलवे की वेबसाइट से, आरआरबी किसी भी आरआरबी की वेबसाइट से जाके इसको ले सकते हैं। डिपो सुपरिटेंडेंट मटेरियल, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है वो स्पेशल सा पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रांच वाला अप्लाई कर सकता है। किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आपका एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको गिवन जो एग्जाम ग्रुप्स है उनमें से एक एग्जाम ग्रुप को चुनना पड़ेगा अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी के अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ में, इलेक्ट्रिकल के सभी पोस्ट के साथ साथ में, मैकेनिकल की पोस्ट के साथ साथ में आप डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ एक ही आरआरबी चुनना है। उस आरआरबी में क्या क्या पोस्ट वैकेंसीज अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही जो बता दिया था कि हायर क्वालिफिकेशन बीई बीटेक भी 3 ईयर डिप्लोमा के साथ में आपको सेम डिसिप्लिन के तौर में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ अब ये जो टेबल है, यहाँ पर आपको वैकेंसी टेबल दिखेगा। वैकेंसी टेबल आपका पेज नंबर 45 से 46 से शुरू होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी वाइज यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, हर तरीके का बाइफर्केशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, रेलवे कहाँ पे है, कौन से रेलवे के अंदर आता है वो दिया है, प्लस अनरिजर्व्ड एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद फिर बाकी और जो डिसेबिलिटी वाली कैटेगरीज है और भी जो फर्दर रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन और बाकी सारी चीज़ें, वो सबको यहाँ पे टेबल बना करके दिया हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 382 है। इसमें मैं सब ब्रांचेस की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जिस भी ब्रांच में या जिस भी आरआरबी में है इंटरेस्टेड, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी अजमेर में देखेंगे तो 500 से ऊपर की पोस्ट है, बेंगलुरु में देखोगे आप तो आपको यहाँ पे 397 पोस्ट मिल जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपको इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए सेफ जोन या फिर किन जोन्स पे अप्लाई कर सकते हैं, किन जोन पे रिस्क ज़्यादा रहेगा, उस चीज़ का एनालिसिस करके आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बोलिएगा। देखिए आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 472 मिलेगा। इसमें हम ये भी कर सकते हैं आपके लिए कि हर एक ब्रांच के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से आरआरबी के अंदर, वो सब हम आपको एनालाइज करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे बिलासपुर का एग्जाम्पल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए कितने पोस्ट हैं, सिविल के लिए कितने पोस्ट हैं यहाँ पर, और मैकेनिकल के लिए कितने पोस्ट है, इसी तरीके से अलग जो भी ब्रांचेज हैं बाकी सब के लिए कितने कितने पोस्ट है, और हर एक ब्रांच के लिए कौन सा जोन सेफ रहेगा, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हम आपके लिए ये एनालिसिस करके एक सेपरेट वीडियो बना करके ज़रूर लेकर आएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री में ऐसे कंटेंट मिलेंगे जिससे आपको एग्जाम में आपकी हेल्प होने वाली है। आगे आरआरबी जेई से रिलेटेड खूब सारे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके यूजफुल रहेंगे आपके लिए, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड भी और फ्री भी। फ्री टेस्ट जाके जरूर देखिए, अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर लीजिए। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आरआरबी जेई के प्रिपरेशन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।